बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आसिम मुनीर्स डिफेक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 210। आज की अहम खबरों में सबसे पहले अमेरिका और ईरान के दरमियान होने वाली नई झड़प, नई जंग। आज अमेरिका ने ईरान पर यह इल्जाम लगाया कि उन्होंने आबनाए हरमज में से गुजरने वाले एक बहरी जहाज पर हमला कर दिया। अमेरिका के मुताबिक यह बहरी जहाज जो है ये सिंगापुर से ताल्लुक रखता था और जब यह आबनाए हरमज में से गुजर रहा था तो ईरान ने इस पर अपने ड्रोन्स के साथ हमला किया। अमेरिका कहता है कि फिर हमने जवाबी कार्रवाई की और आबनाए हरमज के साथ साथ कोस्टल एरिया में जो ईरान की इंस्टॉलेशंस हैं, जैसा कि उनके रडार्स हैं, उन जगहों पर हमने हमले किए। अब यहां पर आप ये याद रखिए कि आबनाए हरमज के अंदर ईरान ने जो रास्ता मुतय्यन किया है कि जहाज यहां से गुजर सकते हैं, वो अमूमी तौर पर ईरान की कोस्टल लाइन के बहुत ही करीब है। जाहिर है वजह उसकी यही होगी कि ईरान कंट्रोल करना चाहता है और ईरान का कहना यह है कि बाकी तमाम जगहों पर माइंस लगी हुई हैं, समंदर के अंदर जो माइंस बिछाई गई थी तो जहाज तबाह हो सकते हैं, इसलिए ये सीधा रास्ता है या साफ रास्ता है, यहां से जहाज गुजर सकते हैं। अमेरिका ने एक आध और रास्ता भी वहीं पर मुतय्यन किया है और मेरा ख्याल अमेरिका जहाजों को कह रहा है कि आप उधर से भी गुजर सकते हैं। शायद इसी बात के ऊपर चपकलिश हुई है और इसी बात की वजह से आज एक दूसरे के ऊपर हमले हुए हैं। अब ये जो हमले हुए हैं इसमें अल जजीरा ने भी इसे कंफर्म कर दिया है कि दोनों साइड्स ने एक दूसरे के ऊपर हमले किए हैं और दोनों ने ये क्लेम भी कर लिया है कि हमने एक दूसरे के ऊपर हमले किए हैं। ईरान ने बहरी जहाज पर होने वाले हमले को तो अभी तक क्लेम नहीं किया, लेकिन ईरान ने यह जरूर कहा है कि जब अमेरिका ने हम पर हमले किए हैं तो हमने अमेरिका के जो अड्डे हैं या इंटरेस्ट हैं खित्ते के अंदर, उन पर वापस हमले जरूर किए। अब ये बात आपको याद आ रही होगी जब मैंने आपको बताया था कि इनका एग्रीमेंट भी हो जाएगा, मुकम्मल एग्रीमेंट भी हो जाएगा, फिर भी इस जख्म से खून रिश्ता रहेगा। ये छोटी मोटी झड़पें एक दूसरे के साथ करते रहेंगे। ये कभी भी दूररस अमन इसमें से कायम नहीं होगा, अल्लाह करे कि हो, लेकिन ऐसा होता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा। साथ ही साथ कोई बड़ी जंग होते हुए भी मुझे यहां पर नजर नहीं आ रही। इसके साथ ही अगर ये मामला इस वीकेंड के ऊपर लगता नहीं मुझे कि एस्केलेट करेगा, लेकिन अगर किया तो जाहिर है तेल की कीमतों के ऊपर भी बहुत फर्क पड़ेगा। इस वक्त तेल की कीमतें तकरीबन क्रैश होने के करीब हैं, तकरीबन $70 बैरल के करीब पहुंच चुकी हैं और अगर ये $65 से नीचे जाती हैं तो आप उसे क्रैश ही समझिए, क्योंकि अगर ये $65 से नीचे चली गई तो फिर कोई पता नहीं ये $50 या उसके नीचे भी टच कर जाएं। तो तेल पहले ही बहुत, जो जंग लगने से पहले जिस लेवल पे था उससे भी तकरीबन नीचे आ चुका है। यह अलग बात है कि पाकिस्तान में आज एक बार फिर शहबाज शरीफ ने तेल की कीमतें कम करने से इनकार कर दिया। जंग शुरू होने से पहले पाकिस्तानी 250 रुपए फी लीटर जो है वो तेल की कीमत अदा कर रहे थे। अब जंग जब से खत्म हो गई है उसके बावजूद पाकिस्तानी जो है वो तकरीबन 300 रुपए फी लीटर तेल की कीमत जो है वो अदा कर रहे हैं। मैंने आपको पहले भी कहा कि यह अलग बात है कि जंग लगने से पहले जिस जगह पर इंटरनेशनल मार्केट में तेल था आज उससे कम है, लेकिन पाकिस्तानी फिर भी उससे कहीं ज्यादा कीमत तेल की जो है वो अदा कर रहे हैं। और पिछली रात जो गुजरी है उसमें शहबाज शरीफ ने एक दफा फिर यही फैसला किया है कि तेल की कीमतें जो हैं वो पाकिस्तान में कम नहीं की जाएंगी, उसी लेवल पर रखी जाएंगी, अवाम पर डाका जारी रहेगा। जाहिर है इसके अंदर एक लंबी चौड़ी लेवी होगी, लंबा चौड़ा टैक्स होगा। तो पूरी दुनिया, आपको हमने पिछली दफा बताया था कि इंडिया ने इस सारे क्राइसिस के अंदर अपने शहरियों को 3 से 15 बिलियन डॉलर का उन्होंने आप ये कहिए कि सब्सिडी दी या बोझ बर्दाश्त किया इंडियन गवर्नमेंट ने, और सार्फ के लिए, आम लोगों के लिए तेल की कीमतें नहीं बढ़ाई। उसके लिए इंडिया को 13 अरब डॉलर के करीब पैसा जो है वो अपने सिस्टम के अंदर से डालना पड़ा। पाकिस्तान में चलें ये पास से तो पैसा ना डालते, ये पूरे ही ले लेते पब्लिक से। इन्होंने इस सारी चीज को भी अपॉर्चुनिटी गर्दाना और अवाम की जेबों पर डाके मार रहे हैं, उनसे एक्स्ट्रा पैसा निकाल रहे हैं। तो एक तरफ हमें जो झड़प की खबर है, दूसरी तरफ पाकिस्तानी अवाम के साथ इनकी झड़प यह है कि इन्होंने तेल की कीमतें कम करने से फिर इनकार कर दिया है और जो नोटिफिकेशन सामने आया है उसके मुताबिक ये तेल की कीमतें कम नहीं कर रहे। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगली खबर इंडिया से है। इंडिया से खबर यह है कि मोदी की मुलाकात हुई है अमेजॉन के सीईओ से। अमेजॉन आपको पता है कि दुनिया की बहुत बड़ी कंपनीज में से एक कंपनी है और अमेजॉन और मोदी की मीटिंग में यह ऐलान हुआ है
کہ $48 بلین، جی ہاں، ہم تو یہاں $1 بلین کے لیے ناک رگڑتے پھر رہے ہیں ہر جگہ پر. Amazon نے یہ اعلان کیا ہے کہ $48 بلین کی انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں وہ انڈیا میں 2026 سے 2030 کے درمیان میں. تو یہ ایک بڑی کمپنی، یہ صرف وہی نہیں، ایپل ہو یا ٹیسلا ہو، بہت ساری کمپنیز پہلے بھی انڈیا میں انویسٹمنٹس کے اعلان کر چکے ہیں. یہ جو آج کا اعلان ہے یا موجودہ اعلان ہے جو $48 بلین کا ہے، ظاہر ہے اس سے اور بھی بہت ساری کمپنیز کے لیے دروازے کھلیں گے انڈیا کے، اور انڈیا کو بھاری انویسٹمنٹ جو ہے وہ میسر آئے گی. دوسری طرف اگر انڈین اکانومی کی بات آپ کریں تو جو انڈین اکانومی ہے اس کے جو موجودہ نمبرز ہیں، جو گروتھ پروجیکشن ہے اس کی، وہ 6.5% کے اوپر ان کی گروتھ جو ہے وہ پروجیکٹ کی جا رہی ہے. یہاں پر آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جب عمران خان کی حکومت کا آخری سال تھا تو پاکستان کی جو گروتھ تھی وہ بھی 6.2 یا 6.3% کے اوپر تھی. انڈیا کی گروتھ اس وقت 6.5% پہ ہے، جس کو پوری دنیا کے اندر بہت قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے کہ یہ بہت ہی تیز گروتھ ہو رہی ہے. پاکستان کے اندر تو آپ کو پتا ہے پچھلے 4-5 سال سے گروتھ کیا ہونی ہے، ہمارا تو ریورس گیئر لگا ہوا ہے، ہماری تو مائنس میں گروتھ ہو رہی ہے. تو ایک طرف انڈیا کا یہ حال ہے، تو دوسری طرف انڈیا کے پاس جو ہے وہ اس وقت 672، جی ہاں، $672 بلین کے فورن ایکسچینج ریزروز ہیں. اگر آپ پاکستان کی بات کریں تو عمران خان ان کے پاس کوئی 16 سے 18 بلین کے ریزروز چھوڑ کے گئے تھے. اب انہوں نے قرضہ شرزہ لے کے تقریباً نمبر اتنا بنایا ہوا ہے، لیکن اصل میں جو عمران خان ریزروز چھوڑ کے گئے تھے ان میں سے اب یہ سیفلی آپ یہ کہیں کہ 12 سے 14 ارب ڈالر کے جو فورن ریزروز ہیں وہ اڑا چکے ہیں. ان کے پاس 4-5 ارب ڈالر کے صرف فورن ریزروز رہ گئے. تو ایک طرف پاکستان کے پاس شاید 4 یا 5 ارب سے بھی کم کے فورن ریزروز ہیں، اور دوسری طرف انڈیا کے پاس 672 بلین کے فورن ریزروز ہیں. تو یہ اکانومی کی صورتحال بھی دیکھ لیجئے. فورن انویسٹمنٹ کی صورتحال میں صرف ایک کمپنی کی آپ کو میں نے بتائی ہے جس نے اعلان کیا ہے، اور دوسری طرف ہمارے ہاں SIFC بنائی گئی. ہمارے ہاں کیا کچھ نہیں کہا گیا، بتایا گیا کہ $100 ارب آنا ہے. سعودی عرب سے 25 ارب، کویت سے 25 ارب، قطر سے 25 ارب، UAE سے 25 ارب، وہاں سے ایک دھیلا نہیں آیا. ہاں یہ ضرور ہے کہ جنرل صاحبان کو FWO کا کانٹریکٹ مل گیا 205 ارب روپے کا بغیر کسی ٹینڈر کے، اور اسی سارے عرصے کے دوران آپ نے درجنوں جنرلز کو بڑے عہدوں کے اوپر نوکریاں ملتے ہوئے بھی پاکستان میں دیکھ لیا. تو ان کی موج لگی ہوئی ہے. اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ ہماری اپنی KPK کی گورنمنٹ عوام کے پیسوں سے DHA کی سڑکیں بھی بنا رہے ہیں اور ان کی جو تزئین و آرائش بھی کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ کابینہ کے جو وزراء ہیں، ادھر سے جو پارلیمنٹ میں سپیکر ہیں، سینٹ کے اندر چیئرمین ہیں، ان کی 600 800% تنخواہیں بڑھ گئی ہیں، لیکن عام آدمی کی بجٹ میں شاید 7% تنخواہ بھی نہیں بڑھائی. ساتھ ہی میں نے آپ کو بتایا کہ تیل کی قیمتیں ابھی بھی کم نہیں کی. دوسری طرف انڈیا کا میں نے حوالہ دیا کہ پوری جنگ میں انہوں نے تیل کی ایکسٹرا قیمتیں اپنے شہریوں سے نہیں لیں. 13 سے 15 ارب